नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। हम अभी बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हमने इसके ऊपर पिछले 2 एपिसोड्स में पहले तो ये समझा, थोड़ा सा मीनिंग समझा, थोड़ा बैकग्राउंड जाना कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब क्या होता है इसका, इसका क्या बैकग्राउंड रहा है। और फिर हमने देखा कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या क्या चेंजेस लाए गए, क्या क्या ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए जिनने कुछ अच्छे बदलाव करे। और इसमें हमने विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट देखा 1937 का। उसके पहले फिर हमने सारदा एक्ट देखा विच वाज ऑन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसमें एज ऑफ मैरिज डिफ़ाइन करी गई। फिर हमने 1872 का स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करी, विमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1874। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो फर्स्ट 3 लॉ कमीशन थे उनके क्या रिकमेंडेशंस आए, और गवर्नर जनरल्स लाइक लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने उस समय के सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उनके साथ मिलकर किस तरीके से कुछ बदलाव लाने के प्रयास करे। सती प्रथा उन्मूलन, चाइल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड, कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये सारी बातों पर हमने लास्ट के 2 एपिसोड में चर्चा करी। फिर हमने देखा कि 1937 तक आते आते, अगर आप मेरी जो मॉडर्न इंडिया वाली सीरीज़ है उस पे अगर एक बार उसमें उस टाइम के कुछ एपिसोड्स हैं उनको सुनेंगे तो आप समझेंगे कि जो मुस्लिम लीग था वो 1937 तक आते आते काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी जो एलिमेंट्स थे, जो परंपरावादी एलिमेंट्स थे, उनको रिझाने के लिए, उनको अपने साथ लाने के लिए अब बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं रूढ़िवादी मुद्दों पर बातें करने लग गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनसे उम्मीद थी, जो खुद बड़े ही मॉडर्न व्यक्ति थे, है ना, जो खुद बहुत बड़ी मतलब विदेश में पढ़े हुए, पढ़े लिखे, खुद एक लॉयर, खुद चाहते तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट कर सकते थे। ऐसे लीडर्स भी अब काफ़ी कम्युनलिस्टिक और रूढ़िवादी बातें करने लग गए थे। तो अब 1937 में एक्चुअली हुआ ये कि वापस से, जैसे हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से लेकर अभी तक, जब तक 1937 में हमने जो विमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट देखा, उन्होंने भी दे स्टेड अवे फ्रॉम implementing any of these acts on the Muslim community in India। मतलब इसका ये हुआ कि जो प्रावधान हिंदू समाज में अच्छे बदलाव लाने के लिए लाए गए थे, वो सारे प्रावधान अभी भी मुस्लिम समाज में इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे। एंड जैसे मैंने कहा कि 1937 तक तो स्थिति ये हो चुकी थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से एक बार अपीज करने के लिए एक 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लाया, और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में ये कहा गया कि ये एक्ट जो है ये सारे मुसलमानों पर लागू होगा, और सारे फैमिली मैटर्स जो हैं वो अब मुस्लिम जो पर्सनल लॉज हैं उन्हीं के हिसाब से डिसाइड होंगे। क्षेत्र विशेष के जो काजी हैं वो जज की तरह एक्ट करेंगे, और अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब ऐसे सिचुएशंस जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है, तो काजी फिर मुफ्ती से सलाह लेंगे और मुफ्ती एक फतवा जारी करेंगे जो बताएगा कि कैसे एक्शन लिया जाना चाहिए इन सिचुएशंस जहां पे पर्सनल लॉ का गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जहां पर हम ये समझ रहे हैं कि अलग अलग रिफॉर्म्स हो रहे हैं और इन हिंदू लॉज टू क्रिएट मोर फ्रीडम, टू मेक देम लेस ऑप्रेसिव, मोर इंक्लूसिव, वहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो लॉज बनाए जा रहे हैं उनमें लिटरली एक बैकवर्ड स्टेप लिया जा रहा है। फिर 1939 में एक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट लाया गया, जो मुझे लगता है कि इन फेवर
ऑफ रिफॉर्म था। इसमें मुझे जो लगता है वो जो कंडीशंस थी वो अच्छी कंडीशंस थी। इसमें दिस पर्टिकुलर एक्ट, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1939 gave rights to Muslim women to seek divorce from the court under specific conditions। और क्या थी स्पेसिफिक कंडीशन? कुछ कंडीशंस जैसे कि अगर हस्बैंड के वेयर अबाउट्स ही नहीं पता है फॉर एटलीस्ट 4 years, इफ देर आर इंसिडेंसेस ऑफ निग्लेक्ट एंड क्रूअल्टी, है ना, तो ये सारे केसेस में अ मुस्लिम वुमन कुड सीक डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट अंडर दिस एक्ट। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा एक्ट था जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव एक्ट था। बट अगर फिर से हम 1937 के एक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिग्रेसिव एक्ट था और इट टुक काइंड ऑफ अ स्टेप बैक। Now, having said that, we will come to a discussion on Hindu Code Bill। अब हिंदू कोड बिल में जब की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब ये डिस्कशन ऑलमोस्ट 10-11 साल की टाइमलाइन पे चलते रहा, बट इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेंडमेंट टू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट सजेस्ट किए गए फ्रॉम पीपल लाइक अखिल चंद्र दत्त, A.N. चट्टोपाध्याय। इन लोगों ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे सजेस्ट किए गए थे फ्रॉम वेरियस डिफरेंट ग्रुप्स, और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये ऐसे अलग अलग अमेंडमेंट्स अगर आते रहे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड विमेन राइट टू प्रॉपर्टी शुड बी सीन टुगेदर विथ डिफरेंट एक्ट्स रिलेटेड टू हिंदू कम्युनिटी। तो इस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम फॉर्म्ड अ कमिटी चेयर्ड बाय जस्टिस B.N. राव। और B.N. राव का नाम आपने शायद इतना नहीं सुना होगा, बट B.N. राव वॉज एन एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड इंडियन jurist who first served as like judge or in Bengal High Court in 1935, then later on as a judge in Patna High Court in 1944। ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अगर आपको समझना है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी तो ज़रूर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे मेरी सीरीज सुनिएगा, या एटलीस्ट उन एपिसोड्स को सुनिएगा विच आर क्लोजर टू फ्रीडम एंड पार्टीशन। तो उन वाइसरॉय काउंसिल पे he undertook the portfolio of health and education। The same B.N. Rao served as a judge on International Court of Justice later between 1951 to 1953। Ambedkar said in the speech to the Constituent Assembly in November 25, 1949, मतलब हमारा जब संविधान तैयार हो गया था, उस स्पीच में अंबेडकर ने कहा था, The credit given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir B.N. Rao, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of constitution for the consideration of the drafting committee। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा ओहदा था B.N. राव का, and who chaired this committee। इस कमेटी को हिंदू कोड कमिटी कहा गया, विच वॉज चेयर्ड बाय B.N. राव, एंड दिस कमिटी said in its report that this piecemeal approach, which was कि इधर से थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया जाए, उधर से अमेंडमेंट कर दिया जाए, ये अप्रोच काम नहीं करेगी and would create confusion, and they suggested that there should be one bill that could bring everything together। फिर 1944 में इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक रिवाइवल, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे पहले सोचा गया कि कैसे इसको एक कोड में लाया जाए, कैसे ये बिल बनाया जाए, और जब ये तय हो गया कि इसको एक सिंगल कोड में लाने की ज़रूरत है, तो ये सेम हिंदू लॉ कमेटी को रिवाइव किया गया, एंड अगेन इट वाज चेयर्ड बाय B.N. राव इन 1944। And then this committee created the draft code which dealt with succession, intestate and testamentary। तो intestate succession वो होता है कि व्यक्ति ने अपनी विल नहीं बनाई है और उनकी मृत्यु हो गई।
टेस्टिमेंटरी वो होता है जिसमें विल बनाई गई है। तो सक्सेशन के बारे में मतलब ड्राफ्ट कोड बनाया गया, मैरिज एंड डिवोर्स, गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन। ये जो 5 अलग अलग मतलब सिचुएशंस हैं, यही होता है जनरली जब हम हिंदू कोड बिल डिस्कस करेंगे तो हम वही डिस्कस करेंगे कि मैरिज एंड डिवोर्स के बारे में क्या है प्रावधान, सक्सेशन के बारे में क्या कहा गया है, गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन के बारे में क्या कहा गया है। एंड देन उन्होंने अपने जो ये ड्राफ्ट कोड था इसकी शुरुआत में एक बड़ी अच्छी बात कही, विच सेड द वेरी फैक्ट दैट दीज टॉपिक्स, ये जितने भी हमने ऊपर 5 टॉपिक्स गिनाए हैं, सक्सेशन, मैरिज एंड डिवोर्स, गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन, द वेरी फैक्ट दैट दीज टॉपिक्स आर इन द कॉन्करेंट लिस्ट सजेस्ट that they are topics on which all India uniformity is prima facie desirable। ये यहाँ पर फिर से एक और बार हम देखते हैं कि ऑल इंडिया यूनिफॉर्मिटी की बात करी गई है, instead of just bringing it for a specific community, for a specific group। अब ये जो हिंदू कोड बिल था इसको फिर इट वॉज इंट्रोड्यूस टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन February of 1947। और ये देखा गया कि विद इन कांग्रेस ही कुछ ऐसे ग्रुप्स थे लेड बाय सम प्रोमिनेंट मेंबर्स जिन्होंने ही इस बिल के अगेंस्ट काफी ऑपोजिशन बनाना शुरू कर दिया। और ये हु वर दीज मेंबर्स, सो जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनमें एक थे, JB कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन, और इवन जब फैमिली प्रॉपर्टी वगैरह वाले जो कोड में जो बातें कही गई थी उसको लेकर इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल हैड हिज ओन रिजर्वेशन। दूसरा बात, ये लोग क्या कह रहे थे, क्या क्या बातें इन्होंने कही, जो लोग ऑपोजिशन में खड़े थे उनका क्या कहना पड़ रहा था। तो सबसे पहले तो ये कहना पड़ रहा था कि ये तो भाई डिस्क्रिमिनेटरी है एज इट इज अप्लाइड ओनली टू हिंदूज। और देखिए मजेदार बात आप ये समझिए कि बहुत लोगों का कहना ऐसा पड़ रहा था कि सिंस दिस डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम वेयर पॉलीगामी इज प्रैक्टिस, क्योंकि ये हिंदू कोड बिल में ऐसा प्रावधान था कि अब पॉलीगामी को बैन कर दिया जाएगा एंड इट विल बी पनिशेबल बाय लॉ। तो उसको देख के ये कहा जाने लग गया, ये कितना मतलब बहुत फनी चीज है ये कि ये कहा जाने लग गया कि मुस्लिम्स में अगर पॉलीगैमी है तो सजेशन ये नहीं आया कि उस पे भी ये मोनोगमी वाला लॉ अप्लाई होना चाहिए यूनिफॉर्मली। सजेशन ये आया कि उनमें पॉलीगामी है तो हमारे इसमें भी पॉलीगामी को बरकरार रखना चाहिए। तो ये बड़ी फनी सिचुएशन है ना। तो कहा गया कि इस बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहिए कि हमको भी पॉलीगामी का अधिकार मेंटेन रहना चाहिए। फिर ये बातें भी कही गई कि अरे तो इससे बहुत हमारे ट्रेडिशंस पे इम्पैक्ट होगा, दिस इवन हैज अ पावर टू ब्रेक दिस कंट्री अपार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें डिवोर्स का प्रावधान भी रखा गया था इन द हिंदू कोड बिल। तीसरी बात यह कही गई कि इसको मैंडेटरी नहीं, इसको ऑप्शनल बनाना चाहिए, है ना। तो ये 3 चीजें। और चौथा ये कहा गया कि देखिए ये तो प्रोविजनल पार्लियामेंट है ना, क्योंकि उस समय तक तो जनरल इलेक्शंस हुए ही नहीं थे। भारत आजाद होने के बाद 1951 तक जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे। तो जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे तो जितने भी लोग ऑपोजिशन में खड़े थे वो ये कहने लग गए कि अरे भाई ये तो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, ये तो प्रोविजनल पार्लियामेंट है, इसमें कोई वॉइस ऑफ जनता तो है ही नहीं, तो ये कैसे हम बिल को मान ले। तो तब भी फिर ये बिल पास नहीं हो सका। एंड by 1950, September of 1950, Dr. Ambedkar, who really was the champion of extending the meaning of freedom, हमने ये फिर से हमारे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में एक बार अच्छे से डिस्कस करा है कि ये जो आइडिया ऑफ एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चैंपियन किया। और उनका कहना पड़ रहा था कि इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाए, बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही रिजाइंड एज अ लॉ मिनिस्टर।
और जो नेहरू जी थे, ही वेटेड फॉर जनरल इलेक्शंस इन विच फाइनली कांग्रेस वन विथ ह्यूज मेजॉरिटी। और आप जब देखेंगे कि जनरल इलेक्शन में हिंदू कोड बिल लाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो रखा गया था, और नाउ सिंस देयर वाज सच अ ह्यूज मेजॉरिटी, तो which kind of strengthen the spirit of the people who got this mandate from uh, spirit of the people in the parliament who finally got the mandate from the people of इंडिया इन दैट जनरल इलेक्शन। सो अब जब जनरल इलेक्शन हो गया तो फाइनली हिंदू कोड बिल लाया गया, और अब समझते हैं कि ये हिंदू कोड बिल में क्या अलग अलग पार्ट्स थे, इनको आज हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो हिंदू कोड बिल में 4 एक्ट्स आएंगी। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 का हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, और 1956 का हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। And the reason to bring all these acts separately was कि मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक बिल पे इतना ज्यादा, एक एक एक्ट पे ही इतने ज्यादा डिबेट्स हुए। सो नेहरू जी एंड हिज लॉ मिनिस्टर एट दैट टाइम वाज एच.वी. पाटस्कर, they both thought कि इनको अलग अलग लाने से the debates could be done on each act instead of the whole bill which could be very very difficult। तो आप समझते हैं 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। तो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू को पहले तो ऐसे डिफाइन किया गया है कि हिंदू वो है जो ईसाई, मुस्लिम, पारसी एंड जू नहीं है। एंड देन उसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, इन सब को इन्वॉल्व करके हिंदू की डेफिनेशन में रखा गया। एंड देन सेक्शन 11 में बायगामी एंड पॉलीगैमी को आईपीसी की 494 की धारा के तहत 7 ईयर जेल का प्रावधान रखा गया, और अगर बायगामी को छुपाया जाता है, हाइडिंग पॉलीगामी एंड बायगामी को 10 ईयर का 10 ईयर जेल या 10 ईयर्स की सजा का प्रावधान भी रखा गया। दूसरा, सेक्शन 13 में डाइवोर्स की फाइलिंग कर सकता है या कोई भी कर सकती है महिला, इसका प्रावधान रखा गया। तीसरा, सपिंड विवाह का मतलब यह है कि मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो 7th जनरेशन पीछे तक अगर आपसे कनेक्टेड है तो उनसे विवाह नहीं कर सकते। तो सपिंड विवाह का जो क्लॉज रखा गया हिंदू मैरिज एक्ट में, उसमें यह कहा गया कि फादर के साइड से 5 जनरेशन और मदर की साइड से 3 जनरेशन तक नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड आप कर सकते हो विवाह। एंड देन ये भी कहा गया कि अगर किसी अवयस्क का विवाह माता पिता की अनुमति से हो चुका है तो वयस्क होने के बाद वो व्यक्ति ये डिसीजन ले सकता है कि वो उस विवाह में रहना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हिंदू मैरिज एक्ट। अब देखिए एक बहुत ही मजेदार केस आया था 1995 में, और देखिए मतलब कैसे मस्त मस्त कैरेक्टर्स, मस्त मस्त इंसिडेंसेस होते हैं जो आपको मतलब लगेगा कि वाह ये भी मतलब क्या कहानी है। तो एक सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1995 में, और इस केस में हुआ ये कि जो सरला मुदगल के जो हस्बैंड थे जितेंद्र माथुर, he basically the couple had 3 children. Now Jitendra Mathur converted to Islam and married another woman, क्योंकि इस्लाम में तो पॉलीगैमी अलाउड है ना। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउस पॉलीगैमी, आज भी अलाउड है, मतलब अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में पॉलीगैमी इज अलाउड। आपको इंसिडेंसेस भले ही ना मिले बट by law, by Muslim personal law, it is allowed. So then Jitendra Mathur converted to Islam, married another woman, also had a child with her, और
जो सरला मुदगल है वो कोर्ट इसलिए गई क्योंकि उनको मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए वो कोर्ट चली गई कि भाई हमारा मेरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए मुझे कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए। एंड देन फाइनली कोर्ट गेव अ डिसीजन विच वाज कि हिंदू मैरिज सोलमनाइज्ड अंडर हिंदू लॉ कैन ओनली बी डिसॉल्व अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब उन्होंने ये कह दिया है कि आप अगर धर्मांतरण कर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप पॉलीगामी की प्रैक्टिस करने लगेंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर आप धर्मांतरण करके कोई दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो शादी अनल होगी एंड इट विल बी कंसिडर्ड बायगामी अंटिल द प्रीवियस वेडिंग इज नॉट डिसॉल्व। तो वो जब तक नहीं होता है तब तक बायगैमी या पॉलीगैमी की सजा विच इज आईपीसी 494 की धारा के तहत आपको मिलेगी। एंड इन दिस डिसीजन कोर्ट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड द नीड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। कोर्ट ने कहा कि इसकी ज़रूरत है, संसद को इस पे विचार करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था रिलेटेड टू हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। आप समझते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। अब देखिए सक्सेशन में दो तरीके की बातें हमको समझनी चाहिए। सक्सेशन वाज वन इन बंगाल एंड आसाम। जो दाय भाग होता है जो जीमूत वाहन ने लिखा था उसके अंडर सक्सेशन इन हिंदू कम्युनिटी का को समझा जाता था। रेस्ट ऑफ द इंडिया में मिताक्षरा बाय विज्ञानेश्वर, ये इसमें बताया गया है कि सक्सेशन के क्या क्लॉजेस होंगे। और क्या क्लॉजेस थे कि दोनों ही केस में पुत्र को मतलब संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा, पुत्री को कोई अधिकार नहीं। दो तरीके की संपत्ति होती है। मिताक्षरा में कहा गया है कि पैतृक और अर्जित संपत्ति होगी, बट दाय भाग में कहा गया है कि सारी संपत्ति को एक तरीके से ही कंसिडर करा जाएगा। और फिर जो महिला अगर है, कोई पुत्री है, तो उसका लिमिटेड उत्तराधिकार होगा। अब विमेन्स जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसमें एक अमेंडमेंट के साथ सबसे पहले 1956 में जो एक्ट आया उसमें कहा गया कि डॉटर को प्रॉपर्टी के लाइक सक्सेशन के राइट्स होंगे ओनली अंटिल शी इज मैरिड, है ना। शादी के बाद नहीं सक्सेशन दिया जाएगा। तो इसमें एक क्या प्रैक्टिस चालू हो गई गड़बड़ वाली कि पेरेंट्स वुड नॉट इवन थिंक अबाउट गिविंग द राइट, थिंकिंग कि इसको तो शादी के बाद अपने पति के सक्सेशन वाले राइट्स मिल जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाद में इसमें एक अमेंडमेंट करा गया और उसमें कहा गया कि डॉटर विल हैव सेम राइट्स इवन इफ शी इज मैरिड, विल हैव सेम राइट्स ड्यूटीज एज दैट ऑफ द सन। एंड इसमें यह कहा गया कि शी कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय हर ओन विल लेटर ऑन। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट काम किया गया कि इट ब्रॉट डॉटर्स ऑन द सेम लेवल फुटिंग एज सन्स इन द हिंदू कम्युनिटी। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 विथ एन अमेंडमेंट इन 2005 एंश्योर्ड। एंड देन अर्जित संपत्ति जो है इसमें एक ये बात भी कही गई, अर्जित संपत्ति मतलब द प्रॉपर्टी दैट यू हैव अर्नड ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। पैतृक संपत्ति वो हुई जो आपको सक्सेशन में ही मिली थी। तो अर्जित संपत्ति जो व्यक्ति है वो किसी को भी दे सकता है और पैतृक संपत्ति सिर्फ सक्सेसर्स को ही पास ऑन होगी। ये इसमें एक प्रावधान भी रखा गया। सो दिस वाज इन वेरी ब्रीफ हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड सम ऑफ इट्स क्लॉजेस। तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ऑफ 1956। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई सन और अनमैरिड डॉटर है तो उसका प्राइमरी गार्जियनशिप फादर को मिलेगा एंड देन फादर के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे मदर को मिलेगा। बट अगर उन सन एंड अनमैरिड डॉटर की एज इज लेस देन 5 देन प्राइमरी गार्जियनशिप मदर के पास रहेगी। अगर कोई दूसरे विवाहेतर संबंधों से मतलब इलिसिट सन एंड अनमैरिड डॉटर है तो पहली गार्जियनशिप का हक मदर को रहेगा एंड देन फादर पे वो हक जाएगा। बट इफ द विमेन इज इकोनॉमिकली वीकर देन
मैन विल हैव टू प्रोवाइड फॉर देयर, मतलब उनको सपोर्ट आदमी की तरफ से, द मैन विल सपोर्ट द वुमेन हु इज इकोनॉमिकली वीकर। एंड देन अब आते हैं हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956, और इसमें ये कहा गया कि जो अडॉप्शन है उसके बाद जो पेरेंट्स होंगे वो लीगल पेरेंट्स होंगे। लीगल पेरेंट्स का मतलब कि वो जिन वार्ड को अडॉप्ट करते हैं, जिस बच्चे या बच्ची को अडॉप्ट करते हैं, उनके पास सारे सक्सेशन राइट्स भी होंगे। मतलब जैसे आपके नेचुरल चिल्ड्रन जो होते हैं वो सारे राइट्स इन अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी मिलेंगे। दूसरी बात यह कही गई कि देयर शुड बी 21 ईयर गैप बिटवीन द पेरेंट एंड द अडॉप्टेड वार्ड इफ द जेंडर इज ऑपोजिट। ये 21 ईयर गैप इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो बैड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी हैं वो इस अडॉप्शन एक्ट का फ़ायदा उठाकर कोई बुरे काम में इन बच्चों को इन्वॉल्व ना कर सके, इसको प्रिवेंट करने के लिए 21 ईयर गैप का यहाँ पर प्रावधान लाया गया। एंड देन तीसरी बात ये कही गई कि इफ देयर इज ऑलरेडी अ सन देन यू कैन नॉट अडॉप्ट अ सन। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ लड़के लड़के ही अडॉप्ट हो रहे हैं, ये बात भी कही गई इस एक्ट में। फाइनली ये बोला गया कि हस्बैंड विल लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड in case of divorce, एंड जो मेंटेनेंस, बस मतलब मेंटेनेंस के बारे में ये कहा गया कि हस्बैंड हैज़ टू लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड इन केस ऑफ डिवोर्स। अब ये तो हो गए 4 एक्ट्स अंडर हिंदू कोड बिल। इन ब्रीफ हमने समझा कि इनमें क्या क्या क्लॉजेज लाए गए। हमें एक बात ज़रूर समझनी चाहिए कि हम ये बात आपको मैं बार बार बताना चाहता हूं कि ये सारा जो हमने ऑपोजिशन देखा इवन फॉर हिंदू कोड बिल, ऐसे ऑपोजिशन लगातार समय समय पर होते ही आए हैं जब भी कोई रिफॉर्म इस तरीके के सजेस्ट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जब सती प्रथा उन्मूलन बिल लाया गया या एक्ट लाया गया या फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन करने के लिए जो एक्ट लाया गया या विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया, विमेन राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं था कि ये एकदम मक्खन की तरह पास हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं था, इनके भी भयंकर ऑपोजिशन हुए। एंड वन ऑफ द की पॉइंट्स इन ऑपोजिशन वाज कि ये हमारी परंपरा को खराब कर देगा, ये हमारे परिवारों को बांट देगा, ये हमारे देश को बांट देगा। ये मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज एन हाइपरबोल। ये ऑपोजिशन समय समय पर होते आए हैं, बट हमें यह समझना चाहिए कि बदलते ज़माने के साथ सोसाइटी के मॉरल्स चेंज होते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज होते हैं, सोसाइटी का आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज होता है। और उसके लिए इन सब एक्ट्स को अगर हम देखें तो दे वर एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव एक्ट्स, राइट, दे वर एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव एक्ट्स। और कम से कम हमें यह अच्छी बात समझनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई हिंदू समाज के अंदर जो ये सारे एक्ट्स लाए गए, बिकॉज दे डिड एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर विमेन इन अ बिग वे, दे डिड एम्पावर विमेन इन अ बिग वे। अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो हिंदू कोड बिल का ऑपोजिशन था, जो इतने सारे मेंबर्स विद इन द कांग्रेस ही कर रहे थे, उस बिल का बहुत बड़ा सपोर्टिंग ग्रुप कौन था? जो विमेन इन पार्लियामेंट थे उस टाइम, जो विमेन इन कांग्रेस थे, वो इस बिल को और B.R. अम्बेडकर को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ रहा था, उन्हें दिख रहा था कि ये किस तरीके से will enhance the meaning of freedom for women, at least of the Hindu community in this country, and could also pave for the freedom of all women from all communities in this country. तो बार बार समझना चाहिए कि ऑपोजिशन तो हमेशा ही होगा। कोई भी ऐसा वर्ग जिसे लगता है कि किसी बिल के कारण से उनके जो विशेष अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे, वो वर्ग हमेशा ही ऑपोजिशन में खड़ा रहेगा। हमने ये बात ज़मींदार और फार्मर्स के केस में भी समझी, हमने ये बात लोअर एंड हायर कास्ट के बारे में भी समझी इन आर सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये चीज़ हर जगह आपको देखने को मिलेगी। और ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि ये
ये जो बिल्स हैं या एक्ट्स हैं ये गलत थी, और जो वो सब बातें कही गई कि समाज डिवाइड हो जाएगा, नेशन डिवाइड हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम देख ही रहे हैं पिछले 60-65 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए, आज हमने डिस्कस कर लिया हिंदू कोड बिल। अब आने वाले एपिसोड में हम लोग माइनॉरिटी पर्सनल लॉज पे ध्यान देना शुरू करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और माइनॉरिटीज़ में सबसे पहले हम लोग क्रिश्चियन, पारसी और जेविश पर्सनल लॉज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद वी विल बिगिन डिस्कसिंग मुस्लिम पर्सनल लॉज इन द अपकमिंग एपिसोड्स, एंड देन वी विल स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन डिस्कसिंग ट्राइबल लॉज और उनमें किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हैं। once we have finished all of these discussion, that will kind of conclude the series on यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, जय हिंद।